ओम शांति बच्चों। आज हम संचयन के दूसरे पार्ट सपनों के से दिन का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जी का जन्म 10 जनवरी 1933 को एक साधारण परिवार में हुआ था। 1954 से 1970 तक ये स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास को पढ़ाने का इन्हें अवसर मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। छात्रों, पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब तक इन्होंने 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे इत्यादि। छात्रों, यह पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय के खेल, चोट लगने तथा माँ बाप के जो माता पिता का जो व्यवहार होता था, उनका इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। बचपन में अपने तथा अपने साथियों के साथ स्कूली जीवन के अनुभवों को भी लेखक ने इसमें सजीव चित्रण किया है। उन दिनों स्कूल का वातावरण बहुत ही नीरस एवं भयभीत करने वाला होता था। इसका सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। छात्रों, पढ़ती हैं इसके पाठ के भावार्थ के लिए। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को पढ़ाई कम अच्छी लगती है, बच्चों के साथ अपने मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, वैसे ही जो हमारे ये लेखक हैं उन्हें भी जो है अपने दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था और पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी कम थी। स्कूल जाना उन्हें जेल के समान लगता था। लेखक व उसके साथी खेलने के शौकीन थे, लेकिन सभी के सभी गरीब और लापरवाह थे। यानी कि उनका जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था। लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते हुए कितनी ही चोटें खाते। जब वो चढ़ते थे ऊपर तो नीचे से वो जो लकड़ियाँ थी वो टूटकर नीचे आ जाती थी और उनके शरीर पर कई जख्म बन जाते थे। और जो उनके माता पिता उन्हें प्यार करने के बजाय, उनके साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय उन्हें उनसे डांट खानी पड़ती थी। और जो उनके पिता होते थे वो इतने अधिक गुस्सैल होते थे, बहुत अधिक गुस्से वाले होते थे कि जब तक नाक और मुंह से खून ना निकल जाए वह उन्हें पीटते ही रहते थे। लेकिन इतनी सब मार खाने के बाद भी उनका जो खेलने के प्रति जो रुचि थी वो कभी कम नहीं हुई। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर जो उनके साथी होते थे उनके जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। यानी कि उन्हीं के जैसे जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उन्हीं के समान थी। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार तो उनकी आसपास के गांव में ही से आकर बसे हुए थे। अब वो अपने गर्मी की छुट्टियों के विषय में बताते हैं। लेखक कहते हैं, स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने पर लेखक अपने ननिहाल चले जाते थे। ननिहाल मतलब अपनी नानी के घर। और वहाँ पर नानी उन्हें खूब दही, दूध, मक्खन खिलाती और बहुत अधिक प्यार करती थी। और दोपहर तक वे गांव के तालाब में नहाते रहते थे। और नानी से कुछ भी मांग करते खाने की, तो जो नानी थी वह उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न होकर उन्हें खाने के लिए दिया करती थी। और नानी अपने पोतों को हमेशा उनसे शिक्षा लेने के लिए कहती थी। उनके खाने के तरीके से वह बहुत अधिक प्रसन्न थी और अपने पोतों से कहती थी कि वह उससे खाने पीने और रहने सहने, उठने बैठने की शिक्षा ग्रहण करें। जिस वर्ष वह ननिहाल ना जा पाते, उस साल गांव के अपने ही तालाब पर खेलते और मस्ती करके छुट्टियां बिताते थे। लेखक को पढ़ाई का बहुत अधिक भय सताता था। कक्षा में पास होने की खुशी उन्हें कम होती थी और अगली कक्षा में जाने का डर उन्हें बहुत अधिक लगता था, क्योंकि उन्हें नई किताबों से डर लगता था।
और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके अधिकतर जो टीचर्स होते थे, अध्यापक होते थे, वो पुराने ही होते थे। तो पुराने टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी कारण से उन्हें नई कक्षा में जाने का कभी भी क्रेज़ या शौक़ नहीं रहा। छुट्टियों की समय सारणी तो बनाई जाती थी, यानी कि जो पहले जिस तरह से अब आजकल समय होता है ना कि मतलब पूरा कार्य मतलब 1-2 महीने पढ़ाई होने के पश्चात गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, उस समय का भी पढ़ाई का ऐसा ही प्रचलन था। तो वह भी मतलब बहुत डरपोक से थे, उनका जो मन था वह बहुत संजीदा भी थे अपनी पढ़ाई को लेकर। मार खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अध्यापकों के द्वारा दिए हुए कार्य को वो पूरा करना चाहते थे। तो इसलिए वह छुट्टियाँ जैसे ही शुरू होती थी वे समय सारणी बना लेते थे। और उसके लेकिन समय आपने पहले ही पढ़ा बड़े भाई साहब में कि समय सारणी बनाना जो है वो अलग बात होती है, और उसे फॉलो करना, उसका जो है पालन करना बहुत अधिक मुश्किल होता है। तो वैसे ही लेखक भी छुट्टियाँ शुरू होते ही कार्य को पूरा करने के लिए अपनी समय सारणी तो बना लेते थे, लेकिन कभी भी उसके आधार पर काम नहीं होता था। अब धीरे धीरे करके जो है वो छुट्टियाँ बीतने लगती थी, तो वह अपना कार्य पूरा करने के नए नए तरीके सोचते थे, क्योंकि जो उनके गणित के अध्यापक थे वह उन्हें हमेशा बहुत अधिक कार्य दिया करते थे। तो वह सोचते थे कि एक दिन में इतना कर लेंगे, एक दिन में इतना हो जाएगा, तो 10-15 दिन में इतना हो जाएगा, लेकिन वो 10-15 दिन कैसे बीत जाते थे इसका लेखक को पता ही नहीं चलता था। फिर वह और योजना बनाते कि जब एक दिन में इतने सवाल हो सकते हैं तो एक दिन में इतने सवाल भी वो आसानी से कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में वो 5-6 दिनों में अपना कार्य पूरा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था, छुट्टियाँ तो बीत जाती थी पर काम पूरा ना होने की दुविधा उनमें फंस जाते थे, और फिर वह नए नए तरीके सोचते रहते थे। अंत में उनके जो कुछ ऐसे दोस्त होते थे जो पिटाई करवाना ज़्यादा सस्ता सौदा समझते थे, और अपने समय को गृह कार्य में व्यस्त रखना वो बेकार का सौदा मानते थे। तो वह भी उनकी तरह जो है वो बहादुर बनने का जो है वो सपना देखते थे कि चलो इस बार मैं भी गृह कार्य नहीं करता हूँ, और मैं भी मतलब मार खा लूँगा, लेकिन जो था वो लेखक के अंदर जो डर था अध्यापकों का वो हमेशा बना रहता था। पर फिर भी वह कोशिश करते थे उनके समान बनने की, क्योंकि विषय के जो कार्य होता था वह उसे छोड़ दिया करते थे। लेखक का एक मित्र था, उनके अपने बचपन के एक मित्र की याद आती है, उसका नाम था ओमा। वह मारने पीटने वाला और दूसरों को अपशब्द कहने वाला था, और लड़ाई वह सिर के वार से करता था। उसका जो शरीर था वह बहुत ही ठिगना सा था, छोटा सा था, उसका जो सिर था वो बहुत बड़ा था, और कभी भी वह हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं करता था लड़ाई करने के लिए, हमेशा अपने सिर का इस्तेमाल करता था। फिर चाहे सामने वाले की किसी भी हड्डी के ऊपर लगे, कोई हड्डी टूट जाए, उससे उसका मतलब नहीं होता था। और इसीलिए बच्चों ने उसकी जो वो शारीरिक जो सौष्ठव था उसको देखकर, उन्होंने उसका लड़ाई के जो ढंग था उसे देखकर लोगों मतलब जो बच्चे थे उसके जो अन्य मित्र थे उन्होंने उसका नाम रेल बम्बा रख दिया था। लेखक अपने स्कूल के विषय में बताते हैं कि उनके स्कूल बहुत छोटा सा था। सुबह सभी बच्चे प्रार्थना सभा में लाइन में खड़े हो जाते थे, और जो अध्यापक होते थे वे उनके पीछे लाइन से खड़े हो जाते थे, अपनी अपनी क्लास के पीछे जो उनके अध्यापक होते थे वे खड़े हो जाते थे। और जो उनके पीटी मास्टर थे उनका नाम था प्रीतम चंद, और जो मास्टर प्रीतम चंद था उनका जो डर था वह बहुत अधिक था। जो मास्टर प्रीतम चंद थे वो बच्चों को लाइनें बनवाते थे, पंक्तियों में खड़ा करते थे, और यदि कोई भी जरा सा भी बच्चा टेढ़ा हो जाता था तो जैसे एक बाज होता है ना वह झपटता है अपने शिकार के ऊपर, वैसे ही वह गुस्से में क्रोधित होकर उस बच्चे पर झपट पड़ते थे। यानी कि वह छोटी से छोटी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और यही वजह थी कि बच्चों के मन में उनका भय बहुत अधिक समाया हुआ था। जो हेड मास्टर साहब थे वह मतलब बहुत अधिक सहृदय थे, और जब भी मतलब कभी उन्हें अधिक क्रोध आ भी जाता था तो वे बड़े प्यार से छात्रों के गाल के ऊपर एक छोटा सा थप्पड़ मारते थे। तो लेखक स्वयं कहते हैं कि जब वह थप्पड़ मारते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो कि जैसे एक पापड़ से किसी ने उनकी पिटाई कर दी। जैसे पापड़ है उसकी पता नहीं चलता मार का, वैसे उनके द्वारा हाथ से खाई हुई मार बिल्कुल एक पापड़ के समान प्रतीत होती थी। लेकिन लेखक स्वयं कहते हैं कि वैसे स्कूल जाना उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब स्काउटिंग मालूम है बेटा, जैसे गाइड वगैरह होती है, तो पहले छात्रों को जो है वो ऐसा विद्यालयों में प्रावधान था कि बच्चों को जो है जिस तरह से अब आप खेल खेलते हैं, विभिन्न प्रकार की और अन्य एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस समय स्काउटिंग बॉयज़ के लिए होती थी और जो गाइड होती थी वो लड़कियों के लिए होती थी। तो उनको स्काउटिंग का अभ्यास करवाया जाता था, जिसमें कि उन्हें एक तरह से परेड करवाई जाती थी, जैसे आप एनसीसी वगैरह में करते हो ना, वैसे उनको परेड करवाई जाती थी, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता था। तो उनको वह अभ्यास करना बड़ा अच्छा लगता। तो जिस दिन उनके विद्यालय में स्काउटिंग का अभ्यास होता था
उस दिन उन्हें विद्यालय जाना बहुत अधिक अच्छा लगता था। वैसे हम ही कहते हैं कि विद्यालय जो था उनके जाने की रुचि का कार्य नहीं था, लेकिन जिस दिन स्काउट होती थी उस दिन उन्हें विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता था। तो जब स्काउटिंग होती थी उसका अभ्यास करते हुए उन्हें रंगीन जो झंडियाँ होती है, लाल पीली हरी नीली 4 रंग की जो झंडियाँ होती है वो अपने हाथों में लेकर वो उसका परेड किया करते थे। और जब वह परेड बहुत अच्छी करते थे तब पीटी मास्टर जो था उन्हें शाबाशी देते थे। और जब वह उनको शाबाशी देते थे तो उनको ऐसा प्रतीत होता था जितनी भी उन्हें अभी तक अन्य विषयों में शाबाशी मिली हुई थी उनसे वो अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती थी। अन्य विषयों के अध्यापकों के द्वारा दी गई शाबाशी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वह उन्हें समय समय पर मिलती रहती थी, परंतु पीटी मास्टर साहब बहुत रेयर होते थे जो किसी को वो शाबाश बोलते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था जब किसी भी छात्र को शाबाशी वो देते थे तो उस छात्र को ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे सेना का कोई मेडल मिल गया हो, और वह इतनी महत्वपूर्ण होती थी। और लेखक के जो हर वर्ष जो हेडमास्टर साहब जो थे वो शर्मा जी, उनका नाम था शर्मा जी, हेडमास्टर शर्मा जी, वो किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जाया करते थे जो कि लेखक से एक क्लास आगे था। तो वह जब छात्र अगली क्लास में चला जाता था तो हेडमास्टर शर्मा जी थे वो पुरानी किताबें लाकर लेखक को दे दिया करते थे, और क्योंकि वह जो लड़का था वह अमीर घर का था। और यदि जो हेडमास्टर साहब उसे किताबें ला कर नहीं देते तो शायद उसकी जो पढ़ाई थी वो बचपन में ही छूट जाती। 3 से 4 क्लास में उनकी पढ़ाई छूट जाती, तो उनकी पढ़ाई करने का जो उनकी कंटिन्यू रही, आगे जारी रही, उसका एक कारण उनके हेडमास्टर साहब प्रीतम चंद भी थे, तो उनको हमेशा किताबें ला कर दिया करते थे। और क्योंकि एक रीज़न यह भी था कि उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके माता पिता शिक्षा पर धन खर्च करना नहीं चाहते थे। कापियों, पेंसिल होल्डर, शाही दवा, इनमें मुश्किल से 1 रुपये का खर्च आया करता था, वो भी साल भर में। लेकिन तब 1 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण होता था, और 1 रुपया केवल शिक्षा के लिए खर्च करना उस समय के लिए महत्वहीन माना जाता था। और लेखक अपने 2 परिवारों में से पहला ऐसा लड़का था जो पढ़ रहा था, और अपनी जो किताबें उसको दी जाती थी हेडमास्टर साहब जी के द्वारा लाकर, उनसे जो एक तरह की स्मेल आती थी, एक तरह की जो गंध आती थी, उससे लेखक कभी कभी उदास हो जाया करते थे क्योंकि उन्हें डर सताता था, क्योंकि वह बहुत ही कोमल हृदय के थे। लेखक को मास्टर प्रीतम चंद द्वारा कराई जाने वाली जो परेड होती थी, सीटी जो वो बजाते थे, और जो बूट जूते जो वो पहनते थे, और उसके साथ उन्हें दाएं बाएं घूमना, वह सब स्कूली पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब वह परेड करते थे तो लेखक से हम कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो जैसे वे फौजी हों। लेखक ने फौज में भर्ती होने के प्रसंग का भी वर्णन किया है कि उस समय जो था वो विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तो ऐसे समय में नौजवानों को मतलब जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। जैसे पब्लिसिटी की जाती है ना, वैसे उस समय प्रेरित किया जाता था। तो विभिन्न प्रकार के जो मस्खरे होते हैं, जैसे जिसे नुक्कड़ नाटक बोलते हैं ना, उस तरह से वो वहाँ पर आते थे और विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनकर लोगों को उनकी अच्छाइयों के विषय में बताते थे। उन्हें कहते थे यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें फटे पुराने कपड़े मिलेंगे, अगर सेना में भर्ती हो जाओगे तो तुम्हें नए नए सूट बूट पहनने के लिए मिलेंगे, तुम्हारा जो जीवन है बहुत आसानी से बीत जाएगा। तो इस तरह से उन्हें नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता था ताकि वे सेना में भर्ती हो जाए। और जो लेखक है वो स्वयं कहते हैं कि जब वह उन लोगों को वर्दी पहने हुए देखते थे और नए नए चमचमाते जूते हुए पहने देखते थे तो उनका मन भी सेना में भर्ती होने के लिए किया करता था, परंतु उनकी जो एज थी अभी बहुत छोटी थी। मास्टर जो प्रीतम चंद थे वह बहुत ही ज़्यादा सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप भी बहुत डरावना था। जब वे चलते तो उनके बूटों के जो पंजे थे, यानी कि जूतों के जो पंजे थे, पंजे मतलब आगे वाला जो हिस्सा होता है, और एड़ियों के से आवाज़ आती थी, जूतों के चलने की आवाज़ आती थी। और वे बच्चों की छोटी से छोटी जो गलती होती थी उसके ऊपर वे उनकी जो है वो पिटाई कर दिया करते थे। अभी जो है वो जिस तरह से आप लोग बेटा आप संस्कृत में शब्द रूप याद करते हैं ना, जैसे पठती पठंती वगैरह होते हैं या शब्द रूप हो जाते हैं, आपके धातु रूप होते हैं, बालक बालिका बालक आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, वैसे ही उनको भी रूप याद करने के लिए दिए जाते थे। क्योंकि प्रीतम चंद जो थे उनके जो पीटी मास्टर थे वो उनको फारसी भी पढ़ाते थे। अब ये जो भाषा थी उनके लिए बिल्कुल नई थी, और कोई भी भाषा जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तो उसे याद करने में, उसे अपने दिमाग में बिठाने में समय लगता है। लेकिन प्रीतम चंद जो थे, जो उनके पीटी मास्टर थे, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो सोच थी, मानसिकता यह थी कि छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए केवल शारीरिक दंड ही मिलना चाहिए,
यदि उन्हें शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तो जो बच्चे हैं वो अनुशासनहीन हो जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन मतलब जो है उन्हें रूप याद करने के लिए दिया, लेकिन जो बच्चे थे वह इतने छोटे थे कि वह उस रूप को याद नहीं कर पाए। और सभी बच्चों से उन्होंने कक्षा में सुना, लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो उस रूप को, किसी ने थोड़ा बहुत सुनाया, किसी ने बिल्कुल नहीं सुनाया, तो सभी बच्चों को है उन्होंने शारीरिक दंड दे दिया। अभी जो लेखक थे उसकी टर्न नहीं आई थी, उसकी जो है वो बारी नहीं आई थी। इतने ही जो उनके वो थे मास्टर शर्मा जी, जो प्रधानाध्यापक थे, वो वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि इतना कठिन जो शारीरिक दंड है वो चौथी क्लास के बच्चों को दिया जा रहा है, तो वो भी बहुत अधिक क्रोधित हो गए और वह कक्षा में आए और उन्होंने प्रीतम चंद जी से पूछा कि इस तरह से बच्चों को शारीरिक दंड देने का क्या मतलब है, क्योंकि दो ही वजह होती है, या तो छात्रों की विषय में रुचि नहीं होती है, या वह विषय इतना अधिक कठिन होता है कि बच्चों की समझ तक नहीं पहुंचता। तो तुम्हें दोनों ही कंडीशन में बच्चों से इस बारे में पूछना चाहिए था और उन्हें समय देना चाहिए था। उन्होंने प्रीतम चंद जी को डांटा और उन्हें मुअत्तल करने के आदेश देने के लिए उन्होंने नामा भेज दिया, यानी कि वो मेन हेड्स में भेज दिया। मुअत्तल कर दिया मतलब सस्पेंड कर दिया उनको, कुछ दिनों के लिए वो विद्यालय नहीं आ सकते थे। काफ़ी दिनों बाद जो है वो लेखक को मालूम चला, जो बड़े बच्चे थे उन्होंने जो उनके पास ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाया करते थे या जो उनके घर के कार्य वगैरह करने के लिए उनके पास जाया करते थे, तो उनसे पता चला कि जो प्रीतम चंद जी है उन्हें नौकरी पर से निकाल देने के बाद उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे हैं, उनको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ा कि उन्हें विद्यालय से नौकरी से निकाल दिया गया है। जो बड़े बड़े लड़के थे जिन्हें मतलब जो उनके कह सकते हैं कि उनके कार्य करते थे, तो उन्हें अपने उनसे घर पर उनके मिलने जाया करते थे, तो बड़े बड़े लड़के उनके सारे कार्य निपटा दिया करते थे। उन्होंने बड़े लड़कियों ने ये बताया कि जो प्रीतम चंद जी हैं उनके पास 2 तोते हैं और वह अपने पिंजरे में बंद 2 तोतों को बादाम की गिरी छील कर खिलाते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करती है। लेखक की इस बात से बहुत हैरानी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो विद्यालय में छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी नरमी से व्यवहार नहीं करता, वह अपने 2 तोतों के साथ इतने अधिक प्रेम से कैसे व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर प्रीतम चंद जी के 2 जो चारित्रिक विशेषताएं वे उभर कर आती, एक बहुत अधिक कठोर और दूसरा बहुत ही अधिक नम्र सहृदय व्यक्ति के रूप में। और लेखक हमेशा इस बात से मतलब जो है उनके मन में एक बात प्रश्न उठता था कि इतना कठोर होने के बाद कोई व्यक्ति एक तोते से मीठी बातें कैसे कह सकते, क्या तोतों को उनसे डर नहीं लगता। अभी जो है उनके मुअत्तल होने का जो है आदेश अभी तक, जब तक लेखक ने पाठ लिखा था या आत्मकथांश लिखा था, ये पूरा नहीं है क्योंकि उनकी आत्मकथा से लिया हुआ एक अंश है। अगर आपको कभी समय मिलेगा तो आप इसका पूरा आत्मकथांश पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है बेटा विद्यार्थियों के जो डर है, पढ़ाई का जो डर है उसको दिखाया गया। आज समय जो है वो बहुत परिवर्तित हो गए हैं। आज विद्यालयों में विषयों को जो है वो नीरस नहीं बनाया जाता, सब्जेक्ट को, विषय को जो है वो उसे सरस बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। समय परिवर्तित हो गया है। पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं, वह भी अपने मतलब बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत अधिक जागरूक हैं। तो उस समय के परिवेश में और आज समय के परिवेश में बहुत अधिक अंतर आ गए हैं। अभी जो बच्चे हैं वह शिक्षा ग्रहण करती हैं और जो अभिभावक हैं वह भी उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो अध्यापकों का व्यवहार है वह भी उस व्यवहार से बिल्कुल प्रतिकूल है। आज छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, अपितु उनके मानसिक स्तर को समझकर उनके साथ उसी प्रकार से विषय को आत्मसात करने के लिए कार्य किया जाता है। उनके बाल मन को समझकर उनको विषय को ग्रहण करने के लिए, विषय को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास अध्यापकों के द्वारा किए जाते हैं। छात्रों, इसमें जो है वो 2 तरह के जो वर्णन किए गए हैं, एक जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर, दूसरा अध्यापकों के व्यवहार को लेकर, तीसरा अभिभावकों के परिवार को लेकर, और छात्रों का किसी भी पढ़ाई से जो रुचि होती है वो हट जाती है, उसको लेकर विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रसंगों के आधार पर यह चित्रण किया गया है। तो इस पाठ को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें लाइन बाय लाइन आपको नहीं समझाया, इसका मैंने सिर्फ भावार्थ समझाया है। जो विषय मतलब जो ये पाठ है ये बहुत ही मनोरंजक है। इस पाठ को अवश्य पढ़िएगा और बहुत डिटेल में पढ़िएगा। अगर इस पाठ को पढ़ते हुए आपको कोई शब्द या कोई विषय जो है वो समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
लेकिन बिना पढ़े आप इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आप प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से थोरो कीजिएगा और उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धन्यवाद।